Hello guys, welcome back to my channel. Let's start Hindi explanation of part 12. लियांग फेंग सबके सामने आंसू बहाकर खुद को बेगुनाह साबित कर तो देती है, लेकिन कुछ है जो जूलिंग की आंखों में खटक रहा होता है, क्योंकि एक तरफ तो मिसिस लिू गायब है और दूसरी तरफ वो जो डॉग था जिसकी वजह से कि जून की तबीयत खराब हुई थी, वो मिसिस लिू के द्वारा ही गिफ्ट किया गया था। वो लिनबो से कहता है कि अगर हमें सब कुछ पता लगाना है तो सबसे पहले हमें मिसिस लिू को ढूंढना होगा। तभी लिनबो ज्यूलिंग से कहता है कि इस सब में आप एक बात भूल रहे हैं, एक इंसान है जिसको आपको शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि उसी की वजह से आज जून सही सलामत है, और वो है मैडम शी। डोंग को भी लियांग फेंग पर शक है और वो शी से कहती है कि हाउस अफेयर्स की सारी जिम्मेदारी लियांग फेंग के पास है, इसलिए वो जब चाहे आपको और जून को नुकसान पहुंचा सकती है, हमें कुछ तो करना होगा। शी उसे कहती है तुम चिंता मत करो, सबसे पहले मुझे इतना करना है कि जून की जिम्मेदारी किसी भी हालत में उसके पास नहीं जानी चाहिए। उधर ज्यूलिंग सबके सामने अनाउंस कर देता है कि फ्यूचर में जून का ध्यान अब शी ही रखेगी। हालांकि मैडम जियाओ को ये बात पसंद नहीं आती, लेकिन ज्यूलिंग के सामने कोई ज़्यादा टिक नहीं पाता है और किसी की बात नहीं मानी जाती। लियांग फेंग की मेड जियाओ याओ उसे समझाने की कोशिश करती है कि अगर जून की जिम्मेदारी शी को दे दी गई और उन दोनों के बीच में एक अच्छी बॉन्डिंग बन गई तो आपके लिए बहुत मुसीबत हो जाएगी। बट लियांग फेंग का ध्यान कहीं और होता है और वो कहती है अभी इस तरफ मेरा बिल्कुल भी ध्यान नहीं है, मैं सिर्फ इतना सोच रही हूँ कि जो मैं देख पा रही हूँ क्या वो किसी और को दिख रहा है, क्योंकि मुझे लग रहा है ज्यूलिंग धीरे धीरे शी को पसंद करने लगे हैं, वो उसको सपोर्ट करते हैं और उनकी नज़र में शी की जो इमेज थी अब वो धीरे धीरे बदल रही है। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन मेरी तरफ उनका ध्यान कभी भी नहीं आ पाया। कहीं ऐसा तो नहीं कि अपनी हरकतों से मैंने शी को ज्यूलिंग के करीब जाने में और मदद की है। ज्यूलिंग शी को धन्यवाद कहने के लिए अपने सर्वेंट झाओयिंग के द्वारा एक ब्रॉकेट फैदर फैन एज अ गिफ्ट उसके लिए भिजवाता है। शी को वो फैदर फैन बहुत ज़्यादा पसंद आता है और वो झाओयिंग से कहती है कि ज्यूलिंग को मेरा धन्यवाद कहना। बेचारा ज्यूलिंग शी के रिएक्शन का इंतजार कर रहा होता है कि वो गिफ्ट उसे कैसा लगेगा। उसे उम्मीद होती है कि शी को जब वो गिफ्ट मिलेगा तो वो धन्यवाद कहने के लिए खुद मेरे पास आएगी। लेकिन तभी वहाँ झाओयिंग अकेला आता है और ज्यूलिंग से कहता है कि मैडम ने आपको धन्यवाद कहा है। ये सुनकर ज्यूलिंग की उम्मीदें टूट जाती हैं और उसके पास खड़ा हुआ लिनबो हंसने लगता है। वुनियांग अपनी सिस्टर शी के सामने बिजनेस प्रपोजल रखती है और उससे कहती है कि क्यों ना हम दोनों साथ में मिलकर ड्राई फ्रूट का बिजनेस करें, और उसके लिए जो पैसे लगेंगे 100 टील ऑफ सिल्वर तुम दे देना और 100 मैं दे दूंगी, इस तरह से हम दोनों की कंपनी स्टार्ट हो जाएगी। शी उससे कहती है कि प्लानिंग तो अच्छी है लेकिन मुझे इस बारे में सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। इसके अलावा वुनियांग शी को ये भी बताती है कि आजकल अर्नयांग की हालत ठीक नहीं है, क्योंकि उसका पति वैंग यू रेगुलर शराब पीकर आता है और उस पर हाथ उठाता है, वो बहुत परेशानी में है। वुनियांग के जाने के बाद डोंग शी से कहती है कि वुनियांग को लगता है कि क्योंकि तुम ज्यूलिंग की वाइफ हो तो तुम्हारे पास पैसों की कोई कमी नहीं होगी, लेकिन उसे नहीं पता कि हमें मंथली सिर्फ 20 सिल्वर कॉइन्स ही खर्चे के लिए मिलते हैं। हम उसके बिजनेस प्रपोजल के लिए 100 सिल्वर कॉइन्स कहाँ से लाएंगे। लेकिन शी कहती है कि तुम इस बात की ज़्यादा चिंता मत करो, ये सब मैं संभाल लूँगी। दूसरी ओर बेचारे अर्नयांग और वैंग्यू के बीच में डेली फाइट होती थी और अर्नयांग उसमें हमेशा घायल हो जाती थी क्योंकि वैंग्यू उस पर हाथ उठाता था। वैंग्यू की माँ अर्नयांग को समझाने की कोशिश करती है कि मेरा बेटा उतना बुरा नहीं है, वो दिल का बहुत अच्छा है, लेकिन जब वो ड्रिंक कर लेता है तो उसका हाथ उठ जाता है, लेकिन इस बार उसने हद पार कर दी है, तुम्हारे खूबसूरत से चेहरे को बिगाड़ दिया है, पर तुम उससे नफरत मत करना, तुम्हें अब उसके बच्चे की माँ बनने की ज़रूरत है, क्योंकि एक बार तुम दोनों की ज़िंदगी में बच्चा आ जाएगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। अपनी सासू माँ के जाते ही अर्नयांग गुस्से में आ जाती है और कहती है कि कोई भी मेरी इज्जत नहीं करता है, किसी को भी एक इंसान की तरह मेरी परवाह नहीं है, सब लोग मुझसे कुछ ना कुछ चाहते हैं, उस इंसान के बच्चों को जन्म देना ही कौन चाहता है। मैं वैंग्यू को बिल्कुल पसंद नहीं करती हूँ और मुझे इस मुसीबत में धकेलने वाले 2 लोग हैं, एक तो लिू फैमिली और एक शी, उन लोगों को मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। पैलेस में शी के कहने पर डोंग मैडम जियो के पास जाती है और उनसे कहती है कि जीशान विला में हमने काफ़ी सारा पुराना ब्रॉकेट देखा था, हम उस सारे सामान को डोनेट करना चाहते हैं जिससे कि वो बेकार ना हो और गरीबों के काम आ जाए। बट मैम जियो कहती है कि वो सारा ब्रॉकेट बहुत ही प्रीशियस है और बिना किसी फ़ायदे के उस सारे सामान को डोनेट कर देना ठीक नहीं होगा। तो डोंग मैडम जियो से रिकॉर्ड मांगती है और कहती है कि कौन कौन सा ब्रॉकेट किस किस ने मंगवाया था, अगर ये इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाए
तो हम सही जगह पर सामान पहुंचा सकते हैं और बचे हुए सामान को डोनेट कर सकते हैं। तो मैडम जियो कहती है कि अगर आप रिकॉर्ड चेक करना चाहते हैं तो आपको लियांग फेंग से परमिशन लेनी होगी, क्योंकि घर के सारे हिसाबों की जिम्मेदारी वही रखती है। मैडम जियो की बात सुनकर डोंग नाराज होती हुई शी के पास आती है और कहती है कि हाउस होल्ड अफेयर्स की जिम्मेदारी आपने लियांग फेंग को क्यों लेने दी, वो आपको लेनी चाहिए थी। अब हमें हर काम के लिए उसके लिए देखना पड़ता है, वो हमें रिकॉर्ड्स कभी भी नहीं दिखाएगी। ये सुन के शी भी चिंता में आ जाती है, क्योंकि वो भी जानती थी कि लियांग फेंग उन्हें रिकॉर्ड्स कभी भी नहीं दिखाएगी, और अगर वो रॉकेट का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे तो वो अपनी सिस्टर वुनियांग की हेल्प कैसे करेगी। वुनियांग की हेल्प के लिए वो ज्यूलिंग की सिस्टर के पास जाती है और उसकी सिस्टर से हेल्प मांगती है। तो वो आइडिया देती है कि वुनियांग ने अपने बिजनेस के बारे में मुझे भी बताया था, क्यों ना हम दोनों मिलकर उसको 50-50 टील्स ऑफ सिल्वर दे दें, तो उसकी हेल्प भी हो जाएगी। शी को ये आइडिया पसंद आता है। अगले सीन में नैनिता और जुन को लेकर शी के पास आती है, क्योंकि जुन शी के साथ खेलने के लिए जिद कर रहा था। अब शी झुन को एक गेम खिलवाने लगती है, जिसमें झुन, डोंग और आम्बेर के बीच में एक कंपटीशन होता है, जिसमें डोंग झुन से हार जाती है। तभी वहाँ ज्यूलिंग आ जाता है और झुन से कहता है कि ये जो गेम तुम खेल रहे हो ये गर्ल्स के लिए होता है, बॉयज़ के लिए नहीं। तभी शी हंसते हुए जवाब देती है कि ये आपकी गलतफहमी है, इस गेम को खेलने से तो बॉडी फिट होती है, ये गेम कोई भी खेल सकता है। फिर ज्यूलिंग शी से कहता है कि कुछ दिनों में मैं कैपिटल सिटी से बाहर जाने वाला हूँ, मुझे ये देखकर खुशी हुई कि कोई है जो झुन का ध्यान बहुत अच्छे से रख सकता है। शी ज्यूलिंग से अचानक उनके जाने का कारण पूछती है, तो वो बताता है कि सिटी में बाढ़ आई हुई है और लोग परेशान हैं, उनके पास ना ही रहने के लिए जगह है और ना ही खाने के लिए खाना, इसलिए हमें उनकी मदद करनी होगी, क्योंकि अगर उन्हें मदद नहीं मिली तो वो गलत रास्ते पर चले जाएंगे। बातों बातों में ज्यूलिंग की नज़र उस फैन पर पड़ती है जो कि शी के हाथ में होता है, और उसे बुरा लगता है कि शी ने उसका गिफ्ट किया हुआ फ़ैन अभी तक एक बार भी इस्तेमाल नहीं किया है। वो शी से कहता है कि तुम बिल्कुल भी पोलाइट नहीं हो, मैंने तुम्हें इतना अच्छा गिफ्ट दिया था, तुमने ना तो उसे अभी तक इस्तेमाल किया है और ना ही तुमने मुझे उस गिफ्ट के लिए थैंक यू बोला है। और इतना बोलकर ज्यूलिंग वहाँ से चला जाता है और शी उसे देखती रह जाती है। शी इस बारे में सोच ही रही होती है और उसे बिल्कुल समझ नहीं आता कि वो ज्यूलिंग को इतने अच्छे गिफ्ट के लिए धन्यवाद कैसे बोले। तो उसकी मेट्स उसे बताती है कि वो अभी बहुत लंबी यात्रा पर जा रहे हैं, आपको उनके लिए एक पेयर शूज़ बनाने चाहिए, वो उन्हें अच्छे लगेंगे, और ये आइडिया शी को पसंद आता है। उधर मैडम जियाओ लियांग फेंग से कहती है कि ज्यूलिंग अभी लोगों की मदद करने के लिए सिटी से बाहर जा रहा है, वो अपनी प्रजा को बहुत प्यार करता है, तुम्हारे पास अच्छा मौका है, तुम अगर लोगों की मदद करोगी, उनका ध्यान रखोगी, तो तुम ज्यूलिंग के दिल में अपने लिए जगह बना सकती हो, क्योंकि वो तुम्हारे इस काम को ज़रूर अप्रिशिएट करेगा। लियांग फेंग ये सुनकर बहुत खुश होती है और मैडम जियाओ को उनके विश्वास के लिए धन्यवाद देती है। दूसरी ओर शी ज्यूलिंग के लिए 1 पेयर ऑफ शूज़ बना लेती है और उसे गिफ्ट करने के लिए जाती है। हालांकि ज्यूलिंग को शूज़ बहुत पसंद आते हैं, लेकिन वो जानबूझकर शी को चढ़ाने के लिए शूज़ की बुराइयां करने लगता है और उसमें ढेर सारी कमियां निकालने लगता है। शी समझ जाती है कि ज्यूलिंग उसे जानबूझकर छेड़ रहा है, इसलिए वो अपने शूज़ वापस ले लेती है और कहती है कि कोई बात नहीं, अगर आपको पसंद नहीं है तो मैं वापस से बनाऊंगी। तो ज्यूलिंग उसके हाथ से छीनने लगता है और कहता है इतने भी बुरे नहीं हैं, तुम इन्हें मुझे दे दो। इसके बाद शी ज्यूलिंग को शूज़ पहनाने में हेल्प करने लगती है, क्योंकि न्यू शूज़ बहुत टाइट होते हैं, और ज्यूलिंग शी को गौर से देखता रहता है। अगले दिन जब वो सोकर उठता है तो उसे अपने न्यू शूज़ दिखाई नहीं देते हैं और वो सर्वेंट जियाओ यांग से पूछता है, तो जियाओ यांग भी उसे मजाक करने लगता है कि आप उन शूज़ की बात तो नहीं कर रहे हैं जो शी ने आपको गिफ्ट किए थे। इसके बाद जैसे ही रेडी होकर शूज़ पहनकर ज्यूलिंग अपने रूम से बाहर निकलता है तो उसे सीढ़ियों पर पानी दिखाई देता है और वो अपने न्यू शूज़ को गंदा नहीं करना चाहता, इसलिए वो फिर से रूम में चला जाता है जिससे कि वो शूज़ चेंज कर सके। वो अपने न्यू शूज़ को उतारकर बहुत प्यार से देखने लगता है और फिर जियाओ यांग से कहता है कि इनको वापस पैक करके रख दो। ये देखकर जियाओ यांग भी हंसने लगता है। लियांग फेंग ने मैडम जियाओ के कहने पर पीड़ित लोगों के मदद की तैयारियां कर ली होती हैं। उसने एक स्पेशल किचन बनवाई है जहाँ पे कि उन गरीब लोगों के लिए खाना बनता है, और वो पूरी तरह से श्योर है कि जब ज्यूलिंग को ये बात पता चलेगी तो वो बहुत खुश होगा और लियांग फेंग को शायद पसंद भी करने लगे। दूसरी ओर कॉन्क्यूबाइन वेन की माँ उससे मिलने आती है और उसे बताती है कि ये सब क्या चल रहा है। पहले ज्यू फैमिली हमेशा सिल्क वेन फैमिली से ही मंगवाया करती थी। ज्यू फैमिली और वेन फैमिली के बीच में अच्छे बिजनेस रिलेशन थे, लेकिन इस बार ज्यू फैमिली ने अपना सिल्क झेंग फैमिली से मंगवाया है।
अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारे सारे बिजनेस रिलेशंस ख़राब हो जाएंगे, क्योंकि अगर लोगों में ये बात फैल गई कि अब हमारे पास ज्यू फैमिली का सपोर्ट नहीं है तो हमारी सारी डील्स बेकार हो जाएंगी और हमें बहुत लॉस होगा। इसलिए तुम्हें इस बात का पता लगाना होगा कि ऐसा क्यों हुआ। इस बात का पता लगाने के लिए वेन लियांग फेंग के पास जाती है, क्योंकि लियांग फेंग हाउस इंचार्ज थी, और वो लियांग फेंग से कहती है कि पहले हमारी फैमिली के साथ हमेशा बिजनेस हुआ है और सिल्क वहीं से मंगाई गई है, लेकिन इस बार ऐसा क्यों हुआ। तो लियांग फेंग कॉन्क्यूबाइन वेन को एक ब्रॉकेट का कपड़ा गिफ्ट करती है और उससे कहती है कि देखकर बताओ ये कैसा है। वेन उस कपड़े की बहुत तारीफ़ करती है तो लियांग फेंग कहती है कि ये कपड़ा हमने झैंग से मंगवाया है। पहले जिस फैमिली के साथ भी हम बिजनेस करते हों, लेकिन वो इतना हाई क्वालिटी मटेरियल नहीं था, लेकिन अब यहाँ की हाउस इंचार्ज मैं हूँ और इस बात का ध्यान मैं रखूँगी कि इस पैलेस के लोग हमेशा अच्छा मटेरियल ही पहने। आई होप कि तुम समझ गई होगी और अब तुम जा सकती हो। कॉन्क्यूबाइन वेन को अपनी बहुत बेइज्जती फील होती है और वो वहाँ से इमीडिएटली चली जाती है। अगला सीन रात का होता है, जिसमें कॉन्क्यूबाइन वेन की मेड लियांग फेंग की मेड झैंग को गंदे पुराने राइस ले जाती हुई देखती है। ये राइस बहुत पुराने होते हैं और जहरीले भी हो चुके होते हैं। ये इन राइस का इस्तेमाल उन गरीब लोगों को खिलाने के लिए कर रहे हैं जो कि बाढ़ में बहुत परेशान हो चुके हैं, और इन गंदे राइस में से आती हुई बदबू को हटाने के लिए ये लोग विनेगर का इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि पुराने चावलों की बदबू को दूर किया जा सके, लेकिन उससे इनका जहरीलापन कम नहीं होता। कॉन्क्यूबाइन वेन को जब ये बात पता चलती है तो वो सोचने लगती है कि इस बारे में किसी को कैसे बताया जाए, क्योंकि अगर लोग वो चावल खाएंगे तो बीमार हो जाएंगे और शायद मर भी सकते हैं और ज्यू फैमिली का नाम बदनाम हो जाएगा। नैनी ताओ भी जब गोडाउन में जाती है तो उसको भी इस बात की खबर लग जाती है कि ये सारे राइस पुराने हैं, बेकार हैं और जहरीले हैं। वो ये बात जाकर शी को बताती है। पहले तो शी को इस बात का विश्वास नहीं होता, लेकिन वो कहती है कि इतने बड़े मैटर पर मैं झूठ नहीं बोल सकती। उन सभी बोरियों में जो राइस है वो ऊपर जो टॉप लेयर है वो अच्छी है, लेकिन नीचे के सारे राइस खराब हो चुके हैं। आपको उस मामले में कुछ करना होगा। मुझे लगता है ये सब लियांग फेंग का किया हुआ है। तो शी कहती है कि अगर ये सच है तो मुझे इस मैटर का इसकी जड़ तक पता लगाना होगा, और वो नैनी ताओ से खुद को गोडाउन ले जाने के लिए कहती है। उधर मिसेस झैंग को उसकी मेड बता देती है कि नैनी ताओ को हमारे बारे में सब कुछ पता लग चुका है और उसने वो मोल्डी राइस देख लिए हैं। अब जल्दी ही वो शी को सब बता देगी और हम पकड़े जाएंगे। तो मैडम झैंग उससे गोडाउन में लॉक लगाने के लिए कह देती है। नैनी ताओ जब सबको लेकर गोडाउन पर पहुंचती है तो वहाँ लॉक लगा होता है और सारे बाहर रह जाते हैं। और सरप्राइज की बात यह है कि हम सबको लग रहा था कि इस सब के पीछे लियांग फेंग का हाथ है, बट एक्चुअली में लियांग फेंग को भी इस सब के बारे में कुछ नहीं पता होता। मिसेस झैंग जब लियांग फेंग को जाकर बताती है कि उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, उन्होंने मोल्डी राइस का इस्तेमाल किया, तो लियांग फेंग उन पर नाराज होती है और कहती है कि आपने ऐसा करने की हिम्मत कैसे की। आप जानती थी कि मैडम जियाओ को मुझ पर कितना विश्वास था, अब हम क्या करें। तो मिसेस झैंग रोते हुए कहती हैं कि ये सब मैंने मेरे बेटे के लिए किया, क्योंकि उस पर बहुत कर्ज है और अगर मैं वो कर्ज नहीं उतारती तो वो लोग उसे जान से मार देते। लियांग फेंग उन्हें ऑर्डर देती है कि अब एक ही रास्ता है, इससे पहले कि शी उन राइस को देखे हमें उन राइस को वहाँ से हटाना होगा। शी सच्चाई का पता लगाने के लिए उसी जगह पहुँच जाती है जहाँ पे रेफ्यूजी कैंप होता है। सब लोग उन राइस को खा रहे होते हैं। शी जब गोडाउन में सब पता लगाने के लिए जाने वाली होती है तो लियांग फेंग उसके रास्ते में आ जाती है और उसे ऐसा करने से रोकने लगती है। लियांग फेंग की मेड जियाओ यू उन पुराने चावलों को गोडाउन से निकालकर कहीं छुपाने के लिए लेकर जाने लगती है। तभी रास्ते में उसका एक्सीडेंट होता है और गाड़ी पलट जाती है। चावलों के सारे बोरे जमीन पर गिर जाते हैं, उनसे चावल फैलने लगते हैं और गरीब भूखे लोग उन चावलों को उठाने के लिए आ जाते हैं। हालांकि वो उन लोगों से मना करती है कि ये सारे पुराने हो चुके हैं, खराब हैं, इन्हें मत लो, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता और सब उन्हें उठाने लगते हैं। ये बात वो तुरंत जाकर लियांग फेंग को बताती है। इसके बाद वो सब मिलकर शी के साथ गोडाउन जाते हैं। शी को गोडाउन में उन चावलों का पता लग जाता है जो कि खराब हो चुके होते हैं। तो शी लियांग फेंग से कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लोगों के साथ इतना बुरा करने की। तो मिसेस झैंग शी के आगे भी अपना गुनाह कबूल कर लेती हैं और कहती हैं कि इसमें लियांग फेंग की कोई गलती नहीं है, ये सब मैंने मेरे बेटे के लिए किया क्योंकि मुझे पैसों की सख्त ज़रूरत थी। लियांग फेंग शी को यकीन दिलाती है कि मैं जानती हूँ आप मुझे सही नहीं समझती हो, लेकिन मैं कभी भी ऐसा कुछ नहीं करूँगी जिससे ज्यू फैमिली की रेपुटेशन खराब हो। मैंने मिसेस झैंग पर बहुत भरोसा किया था, लेकिन उन्होंने मेरा भरोसा तोड़ दिया, पर इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। और शी कहती है चाहे किसी ने भी कुछ भी किया हो, लेकिन इस सब की वजह से ज्यू फैमिली पर कोई भी आँच आई तो मैं तुम लोगों को कभी माफ़ नहीं करूँगी। और आज का पार्ट मैं भी यही ख़त्म करती हूँ। ये पार्ट आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप मुझे ज़रूर बताइए।
वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ 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 सब्सक्राइब मेरे चैनल। एंड आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, अपनी आईडी मैंने कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन टाटा बाय बाय सायोनारा एंड टेक केयर।